गोपाल और जगन दो भाई थे। गोपाल का गांव में एक छोटा सा ढाबा था और जगन शहर में एक कैंटीन चलाता था। गोपाल का ढाबा अक्सर खाली रहता था, जबकि जगन की कैंटीन हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी और इसी वजह से गोपाल की आमदनी बहुत कम थी और जगन की बहुत ज्यादा। गोपाल को अपनी बेटी को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में दाखिला दिलाना था। शोभा, इस माह भी बस 10,000 की ही कमाई हुई है। इतने कम पैसों में कैसे होगा सब? आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। इस बरस में राधा का अंग्रेजी मीडियम में दाखिला करवाना चाहता था। कोई बात नहीं, अगर इस साल नहीं हो पाया तो अगले साल करा देंगे। इस साल राधा सरकारी स्कूल में ही चली जाएगी। यही बात तुमने पिछले साल भी बोली थी। कैसा बाप हूँ मैं, अपनी बेटी का दाखिला भी नहीं करवा पा रहा हूँ। अब आप जानबूझ के तो ये सब नहीं कर रहे हैं ना, आपकी मजबूरी है। हौसला रखिए, आहिस्ते आहिस्ते सब ठीक हो जाएगा। उस रोज गोपाल बेहद मायूस था। उसने अपने भाई जगन को फोन लगाया। हाँ भाईजान, बोलिए। और सब खैरियत से तो है? सब खैरियत है। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की दरकार है। राधा के दाखिला के लिए पैसों की जरूरत है। अब आपसे क्या छुपाऊं भाईजान, आजकल कमाई ही नहीं है। मैं यहाँ कैसे गुजारा कर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। अगर मुझसे हो पाता तो मैं जरूर करता। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना ख्याल रखो। जी भाईजान। जगन ने अपने बड़े भाई को सरासर झूठ बोल दिया। जगन की कमाई तो दिन दोगुनी रात चौगुनी हो रही थी, लेकिन वो खुदगर्ज था। भाईजान को लगता है कि मेरे पास पैसों का दरख्त है। जब आफत आई कॉल लगाया, पैसे पहुंच जाएंगे। अच्छा है मैंने भाईजान को झूठ बोल दिया, अब वो दोबारा मुझसे पैसे नहीं मांगेंगे। और यहाँ गांव में गोपाल सोच रहा था कि वो क्या करे। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे ग्राहक ज्यादा आए, लेकिन क्या करूं? वो सोच ही रहा था कि तभी उसके ढाबे के सामने दो साधु बाबा तशरीफ लाए। इतनी देर से चल चल कर बहुत भूख लगी है, लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है और यहाँ इस गांव में किसी ने हमें भीख भी नहीं दिया। अब हम क्या कर सकते हैं? गोपाल बेहद रहमदिल था। उसने दोनों साधु बाबा को अपने ढाबे में बुलाया। आइए महाराज, तशरीफ लाइए। लेकिन बेटा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, आपको भूख लगी है और मेरे पास खाना है। बड़े ही अमीर शख्स हो तुम। नहीं बाबा, मैं तो बेहद गरीब हूँ। इतना गरीब कि मैं अपनी बेटी का स्कूल में दाखिला भी नहीं करवा पा रहा। मेरी बेटी का दाखिला मेरे कुव्वत में नहीं है, लेकिन आपको खाना तो खिला ही सकता हूँ। आप तशरीफ रखिए, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। गोपाल दोनों साधुओं के लिए दाल मखनी और रोटियां ले आया। शुक्रिया बेटा। भूखे साधुओं ने नोश फरमाना शुरू कर दिया। जब उनका खाना खत्म हुआ तो गोपाल उनके पास आया। तुम बहुत ही बेलौस हो। तुम्हारी नेकी ने मेरे दिल को कायल बना दिया है बेटा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, एक जादुई मंत्र। ओम अन्नपूर्णाय नमः। अब से रोज तुम दाल मखनी बनाते वक्त इस मंत्र का जाप करना और हर रोज कम से कम 10 गरीबों को खाना खिलाना। भगवान हमेशा तुम्हारा भला करेंगे। जी बाबा जी। गोपाल ने दोनों साधुओं से दुआएं खैर ली और वो साधु वहाँ से चले गए। अगली सुबह गोपाल ने अपना ढाबा खोला और सफाई की और फिर खाना बनाने की शुरुआत की। उसने दाल चढ़ाई। ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः। गोपाल दाल मखनी बनाते बनाते उस दिव्य मंत्र का जाप कर रहा था। जैसे ही उसकी दाल मखनी बन गई, उसके ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। भाईजान, दाल मखनी मिलेगी क्या? हाँ, अभी लाया। मुझे भी दाल मखनी चाहिए भाईजान। आप सब लोग तशरीफ रखिए, मैं सबके लिए दाल मखनी लाता हूँ। गोपाल जैसे जैसे दाल मखनी बनाता गया, वैसे वैसे ग्राहकों की भीड़ लगती गई। फिर दोपहर के वक्त कुछ गरीब लोगों को उसने दाल मखनी खिलाई। ऊपर वाला आपको बरकत दे। शुक्रिया भाईजान। उस रोज सुबह से शाम तक गोपाल दाल मखनी बनाता गया और ग्राहक दाल मखनी खाते गए। आज शाम को जब गोपाल ने अपना ढाबा बंद किया
तो कमाए हुए पैसों को देखकर वो खुद हैरान था। एक ही रोज में 10,000 रुपये, बाप रे। वो खुशी खुशी घर गया और अपनी बीवी शोभा को सब कुछ बता दिया। उन साधुओं ने तो हमारी सारी मुश्किलें हल कर दी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो राधा का दाखिला जल्द ही हो जाएगा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में। हाँ बेशक। अगले रोज भी वही हुआ। गोपाल दाल मखनी बनाते वक्त मंत्र का जाप कर रहा था और दाल मखनी बनते ही ग्राहकों की भीड़ लग गई। इस रोज भी गोपाल ने कई गरीबों के पेट भरे। कुछ ही रोज में गोपाल का छोटा सा ढाबा अब एक बड़े रेस्टोरेंट में तब्दील हो गया। गोपाल की बेटी राधा का अंग्रेजी मीडियम स्कूल में दाखिला हो गया था और रोज गोपाल अपनी कार में राधा को स्कूल छोड़ने जाया करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ माह बाद जगन गांव आया और गोपाल का घर देखकर हैरान हो गया। लगता है भाईजान को कोई कोहिनूर का खजाना मिल गया है। कुछ रोज कब्ल तक तो ये मुझसे पैसे मांग रहे थे और अब इतनी सारी शोहरत। जगन गोपाल के घर गया। अरे जगन, शोभा, देखो जगन आया है, उसके लिए कुछ नाश्ता लाओ। अभी लाई। शोभा चाय नाश्ता लेकर आई और प्लेट में काजू बादाम रखे थे। भाईजान अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल करूं? मुझे इल्म है तुम क्या पूछना चाहते हो, यही ना कि इतने पैसे कैसे कमाए? हाँ भाईजान, अब ये तो अच्छे कर्मों का फल है। एक रोज मेरे ढाबे पे 2 भूखे साधु आए थे। गोपाल ने जगन को सारी कहानी बताई। आज ये जो कुछ भी है वो उस जादुई मंत्र की वजह से है। भाईजान, क्या आप मुझे भी वो मंत्र सिखाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। अब वैसे भी तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें दाल मखनी बनाना भी सिखाऊंगा और वो मंत्र भी सिखाऊंगा। फिर तो मैं भी आपकी तरह अमीर बन जाऊंगा। लेकिन ख्याल रहे, तुम्हें रोज 10 मुफलिसों को दाल मखनी खिलानी है। जी भाईजान। गोपाल जगन को अपने घर के बावर्ची खाने में ले गया। वहाँ उसने जगन को दाल मखनी बनाना सिखाया। ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः। जगन दाल मखनी बनाने की पूरी तरकीब सीख गया था। उसने अपने भाई को शुक्रिया अदा किया और फिर शहर लौट गया। उस रोज वो अपने कैंटीन में गया और दाल मखनी बनाना शुरू कर दिया। ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः। और साथ ही उस मंत्र का जाप भी कर रहा था। अब जल्दी ही ये सब बिक जाएगी और मुझे ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे। जगन की दाल मखनी बनते ही ग्राहक आ गए। मुझे दाल मखनी देना और मुझे भी। जगन खुश था कि दाल मखनी बनते ही ग्राहक आ गए, लेकिन फिर उसकी कैंटीन पर कुछ गरीब आए। भाईजान, कई रोज से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को दे दो। अरे आठ भिखारी, कैंटीन खुला नहीं किया जाते हैं, दफा हो यहाँ से। जगन ने उस गरीब बच्चे को डांट फटकार कर भगा दिया और उसके साथ उसके ग्राहक भी भाग गए। उसके बाद उसके कैंटीन में एक भी ग्राहक नहीं आया। जगन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वजह है। भाईजान के ढाबे पे तो भीड़ लगी रहती थी, मेरी कैंटीन में कोई क्यों नहीं आ रहा? मैंने तो हूबहू उन्हीं की तरकीब अपनाई। लगता है जादू वादू कुछ नहीं है। भाईजान ने मुझसे झूठ बोला है। वो मुझे हकीकत से रूबरू करवाना ही नहीं चाहते थे। उन्हें खजाना मिला होगा और मुझे कुछ देना ना पड़े, इसलिए ऐसा बोला होगा। जगन को उस मंत्र के जादुई होने पे एतबार नहीं रहा। उस रोज के बाद उसने कभी वापस कोशिश नहीं की। जगन को अपनी गलती समझ नहीं आई कि उसे गरीबों को भी खाना खिलाना था। गोपाल मंत्र के जाप और अपनी नेकी से रईस होता गया और जगन वही छोटे से कैंटीन में बैठा रहा। नेकी का फल हमेशा नेक ही होता है। निर्मल और सुशीला का लिट्टी चोखा शहर में बहुत मशहूर था। निर्मल बहुत ही उम्र दराज था और 25 साल से वो एक ही जगह पर लिट्टी चोखा बेच रहा था। उसकी बीवी सुशीला भी उसी के साथ ढाबे पर मदद करती थी। अरे सुनते हो,
आपने पिछले महीने का हिसाब मुझे ठीक से नहीं दिया है। 1000 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा। अरे ऐसे कैसे? ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ जनाब, बोलिए क्या दूँ? अरे चचा, 10 लिट्टी पैक कर दो। सुशीला, 10 लिट्टी पैक कर दो और घी वाली देना। अरे चचा जी, क्या वो आपकी बीवी है और ये दुकान आप दोनों मिलकर ही चलाते हैं? हाँ बेटा। अरे किसी को अपनी मदद के लिए क्यों नहीं रखते? अरे बेटा, सालों से हम दोनों ही चला रहे हैं। हमें उस दुकान से बहुत मोहब्बत है। आज तक किसी की मदद नहीं ली। हम दोनों ही इस दुकान के लिए काफी हैं। बहुत अच्छी बात है। आप दोनों की मोहब्बत बहुतों के लिए मुजासिर किन है। वो आदमी मीडिया से होता है। वो निर्मल और सुशीला की कहानी अपने न्यूज चैनल पर जिंदगी की कहानी के सेक्शन पर चलाता था। निर्मल और सुशीला को लोग बेहद पसंद करने लगते हैं। बहुत सारे लोग उनके लिट्टी चोखा के दुकान पर जाते भी हैं और उन्हें बधाई देते हैं। सुशीला, क्या तुमने देखा लोग हमसे कितनी मोहब्बत दिखा रहे हैं? हम दोनों इतने सालों से एक साथ हैं। ये लोगों को बहुत ही मुतासिर किन लग रहा है। अच्छी बात है। उम्मीद है हम लोगों को जिंदगी में अच्छी बातें सिखा पाए। ये सब मालिक की दुआ से हुआ है। मैं कृष्ण भगवान के मंदिर में जा रही हूँ प्रसाद चढ़ाने। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करने जा रही हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा हमसफर दिया। मैं तो रोज भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी बीवी मिली। मैंने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे काम किए होंगे। हाँ, मुझे मेरा भी यही ख्याल है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया। आपका भी शुक्रिया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जल्दी ही लौटूंगी और फिर आपके मनपसंद दही वड़े बनाऊंगी। ठीक है, जाओ। तब तक मैं ढाबा खोलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुशीला मंदिर की ओर चल देती है। निर्मल अपना ढाबा खोलने लगता है। दोपहर हो जाती है पर सुशीला वापस नहीं आती। निर्मल को फिक्र होने लगती है। बहुत देर हो गई। अब तक तो सुशीला को कृष्ण मंदिर से वापस आ जाना चाहिए था। मालूम नहीं कहाँ रह गई। किसी से पूछता हूँ। इधर उधर जाकर दुकान वालों से सुशीला के बारे में पूछता है। किसी को भी सुशीला के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। अब तो रात भी हो गई। मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। वो बहुत परेशान होकर थाने की ओर निकलता है। तभी उसे रास्ते में ऋषभ मिल जाता है। ऋषभ उसी के मोहल्ले वाला लड़का था। निर्मल अंकल, आप कहाँ जा रहे हो? आप बहुत फिक्रमंद लग रहे हो। बेटा, सुशीला आंटी सुबह ही कृष्ण भगवान के मंदिर गई थी मगर अभी तक नहीं लौटी। मैं उन्हीं के लिए पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाने जा रहा हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ। इतनी रात में आपका अकेले जाना ठीक नहीं है। निर्मल और ऋषभ थाने पहुँचते हैं। निर्मल वहाँ अपनी शिकायत लिखवाता है। आपकी बीवी की क्या उम्र थी? वो किस तरह के कपड़े पहनकर बाहर निकलती थी? जी, उम्र कुछ 60 के करीब थी और वो पीले रंग की साड़ी पहनकर बाहर निकलती थी। तभी थानेदार अपने ड्रॉर से एक तस्वीर निकालकर निर्मल को दिखाता है। क्या यही आपकी बीवी है? जी हाँ, यही है, मगर इसकी तस्वीर आपके पास कैसे आई? निर्मल और ऋषभ बेहद घबरा जाते हैं। अजी, आज सुबह इनका कृष्ण भगवान के मंदिर के सामने एक्सीडेंट हो गया था। हमने इनका पता तलाशने की कोशिश की मगर हमें शुरुआत में कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। फिर बाद में पता चला कि ये निर्मल लिट्टी चोखा वाले की बीवी है। हमने कुछ लोग आपके घर भेजे थे मगर आप वहाँ मिले ही नहीं। मैं इसकी तलाश में ही बाहर गया था और फ़ोन भी घर पर भूल गया था। जनाब, सुशीला ठीक तो है? कौन से हॉस्पिटल में है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। देखिए जनाब, मुझे ये बात बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि आपकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ये सुनते ही निर्मल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो लड़खड़ाकर गिरने लगता है पर ऋषभ उसे संभाल लेता है। अरे अरे निर्मल अंकल, खुद को संभालिए। बेटा सुशीला, ये क्या हो गया?
ये सब कैसे हो गया? सुशीला मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है? मैं उसके बिना कैसे रहूंगा? निर्मल बहुत जोर जोर से रोने लगता है। ऋषभ उसे संभालने की कोशिश करता है और बेहद मुश्किल से एक जगह बिठाता है। उसके बाद वो थाने की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने जाता है और निर्मल को भी घर लेकर जाता है और सुशीला के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी भी उठाता है। 1 महीना बीत जाता है। निर्मल अपने ढाबे पर अकेला बैठा होता है। अंकल, अब आप कैसे हो? अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? कैसा महसूस होगा बेटा? अब मेरे लिए इस दुनिया में बचा ही क्या है? अब तो मैं इस दुकान को भी बेच दूंगा। इस दुकान पर बैठने से मुझे सुशीला की बहुत ज्यादा याद आएगी। अब तो बस मैं अपनी मौत के आने का इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं भी जल्दी सुशीला के पास चला जाऊं। इतना कहते ही निर्मल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऋषभ उसके पास बैठता है और कहता है, अंकल, आप ऐसा क्यों कहते हैं? ये लिट्टी चोखा ढाबा तो हमारे मोहल्ले की शान है। कितनी सारी यादें जुड़ी हैं इससे। इसे मत बेचिए। मैं हूं ना, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपको अपने वालिद की तरह मानता हूँ। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। इसके बाद ऋषभ निर्मल की दुकान में रोजाना मदद करने जाता है। ऋषभ धीरे धीरे निर्मल को रिकवर करने में मदद करता है। चाचा जी, आप फिक्र मत कीजिए। आपका ये ढाबा हमेशा चलता रहेगा। सारी दुनिया आपकी और सुशीला आंटी की मोहब्बत को याद रखेगी। आपकी मोहब्बत जिंदा रहेगी, यह आपसे मेरा वादा है। ऋषभ बेटा, सुशीला के बाद तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। इस दुनिया में अब बस तुम ही मेरा सहारा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ऋषभ और निर्मल मिलकर ढाबे को चलाते हैं। 4 साल बाद निर्मल की भी मौत हो जाती है। तब ऋषभ उस ढाबे को अकेले चलाता है और निर्मल और सुशीला की कहानी सबको बताता है और कहता है कि ये ढाबा उन्हीं की सीख से चल रहा है। निर्मल और सुशीला का ढाबा बेहद तरक्की करता है और पूरे देश में मशहूर हो जाता है। दमादमपुर गांव में केतन अपनी बीवी रेखा के साथ रहता था। केतन अपने बेटे प्रवीण के साथ समोसे की दुकान चलाया करता था। केतन की समोसे की दुकान के सामने उसके बचपन के दोस्त मुन्ना की कुल्हड़ चाय की दुकान थी। केतन मुन्ना से हमेशा मिलने जाया करता था। क्या हाल है मुन्ना? आज तुमने अपने कुल्हड़ चाय की दुकान बहुत देर से खोली। इसी वजह से मुझे रेखा के हाथ की गंदी चाय पीनी पड़ी। माफ करना केतन भाई साहब, मगर मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसी वजह से मैंने आज दुकान थोड़ी देर से खोली। अरे तो डॉक्टर को दिखाकर दवा ले लो और आज आराम करो, सेहत का ख्याल रखो। जी मैंने दवा ले ली। और आपके दुकान पर आज खरीदार नजर नहीं आ रहे हैं? कैसे आएंगे? आज प्रणीत अपने दोस्त की शादी में गया है और दुकान पर समोसे वही बनाता है। जब प्रणीत आ जाएगा तब दुकान पर समोसे बनाकर वही बेचेगा। इतने में वहाँ पर प्रणीत आ जाता है। मुन्ना काका, एक चाय दे दीजिए, जल्दी दीजिए, क्योंकि दुकान पर समोसे बनाने जाना है। एक काम करो, तुम जाकर समोसे बनाना शुरू करो, मैं तुम्हारी दुकान पर ही चाय भिजवा दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो बेटा, मैं लेकर आता हूँ। प्रणीत के जाने के बाद मुन्ना उनसे कहता है, आपका बेटा बहुत मेहनती है, दिन भर दुकान चलाता है, बहुत मेहनत करता है। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम चाय दो, मैं लेकर जाऊँ। तुमसे शाम को मिलूंगा, फिर बैठकर गप्पे लगाएंगे। प्रणीत अपने समोसे के दुकान पर दिन रात मेहनत किया करता था। दिन रात समोसे बनाकर उन्हें बेचने का काम किया करता था। लेकिन इस बात से प्रणीत का दोस्त मंगलू उससे बेहद जलता था। प्रणीत के समोसे की दुकान पर बेहद भीड़ रहती थी और मंगलू के मिठाई की दुकान हमेशा खाली रहती थी। बेटा मंगलू, कहाँ हो? ये देखो, प्रणीत ने तुम्हारे लिए समोसे भेजे हैं। जी मैं अभी आया। इसकी क्या जरूरत थी? मैं उससे जाकर मिल लेता हूँ। मंगलू सीधा प्रणीत की दुकान पर जाता है। लगता है दुकान बहुत अच्छी चल रही है।
मुफ्त में समोसे बांट रहे हो? अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मैंने आज समोसे कुछ ज्यादा बनाए थे तो सोचा तुम्हें भी दे दूं। मुझे सब पता है, तुम ये सब जानबूझकर करते हो मुझे नीचा दिखाने के लिए। तुम्हारी समोसे की दुकान मेरी मिठाई की दुकान से ज्यादा चलती है इसीलिए। मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। चुप रहो और अपना काम करो। मंगलू प्रणीत की दुकान में उससे झगड़ा करने के बाद वहाँ से चला जाता है और जाकर एक बगीचे में बैठ जाता है। ये प्रणीत का बच्चा अपने आप को सोचता क्या है? हालांकि समोसे अच्छे बनाता है, मगर मेरी मिठाई भी किसी से कम थोड़े ही है। इसका कुछ करना पड़ेगा। मंगलू मन ही मन बातें कर ही रहा था कि वहाँ पर गोलू आ गया, जो कि उस गांव का चोर था और जेल से कुछ दिन पहले छूटकर वापस आया था। अरे गोले भाई, तुम जेल से कब छूटे और यहाँ इस बगीचे में क्या कर रहे हो? मैं अभी पिछले हफ्ते ही छूटा हूँ। अब से चोरी करना मैं बंद कर दूंगा और एक आम जिंदगी जीऊंगा। आम जिंदगी में बहुत चोचले हैं गोलू भाई। बड़े परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? मंगलू गोलू को अपनी सारी परेशानी बताता है। तब गोलू उससे कहता है, अरे इतनी सी बात है, जाकर उसके समोसे में जमाल गोटा यानी पेट खराब करने की दवा मिला देता हूँ। और क्या, पूरा गांव जब उसके समोसे खाकर खेत की तरफ भागेगा तब मजा आएगा। ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? मैंने तो तरकीब बता दी, बाकी अब सब कुछ तुम पर है। गोलू की बात सच है। मैं उसके समोसे में दवाई मिलाकर उसकी पूरी दुकान चौपट कर दूंगा। मंगलू अपने घर पर पूरी रात उसी ख्याल में डूबा रहता है और गोलू को कुछ रुपए देकर प्रणीत के समोसे की दुकान में दवाई मिलाने के लिए कहता है। आज के दारू का इंतजाम तो हो गया, उसके समोसे में दवाई डाल दूंगा और शाम को मस्त टिकाकर सो जाऊंगा। ये होती है जिंदगी, ऐसे जिंदगी, मजा आएगा। गोलू प्रणीत के समोसे की दुकान पर जाकर दवाई डाल देता है। उस दिन समोसे बहुत बिकते हैं। लोग दूर दूर से आकर दवाई मिला हुआ समोसा लेकर जाते हैं। देखा माँ, आज हमारे समोसे बहुत बिके। भगवान करे ऐसा ही कारोबार हमारा चलता रहे। दोनों बातें कर ही रहे थे कि कुछ लोग अपना पेट दबाते हुए उनके यहाँ पर आ गए। ये तुमने समोसे में क्या मिला दिया? मेरे घर का पूरा पानी खत्म हो गया। खेत के घास से काम चलाना पड़ रहा है मुझे। तुम्हारे समोसे बहुत बेकार हैं। मेरा पूरा खानदान बाथरूम का चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। क्या मिलाया था तुमने समोसों में? मैं तो पहले से ही पतला हूँ, पूरा दिन जुलाब कर करके और पतला हो गया हूँ। दवाई वाले समोसे खाकर पूरे गांव को जुलाब हो गया था और यही सब वजह से प्रणीत के समोसे की दुकान चलनी बंद हो गई। आज के बाद तुम्हारी दुकान पर कोई नहीं आएगा, सब मिठाई खाएंगे, समोसा कोई नहीं खाएगा। प्रणीत की दुकान न चलने की वजह से मंगलू के मिठाई की दुकान खूब चलने लगी। इस बात से प्रणीत परेशान होकर मुन्ना की चाय की दुकान पर जाता है। क्या बताऊं मुन्ना काका, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, आज मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। बेटा, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। मुन्ना काका के मुंह से मामूली जिंदगी और बड़े ख्याल सुनकर प्रणीत अपने अब्बू को बुलाता है। पिताजी, यहाँ आइए, मेरे पास हमारी दुकान बचाने के लिए एक तरकीब है। क्या तरकीब है? आप खिचड़ी बहुत अच्छी बनाते हैं, क्यों ना हम अब खिचड़ी का कारोबार करें? इससे जो लोगों का पेट खराब है वो भी ठीक हो जाएगा, उन्हें हल्का खाना खाने को मिलेगा और हमारा जो कारोबार बिगड़ चुका है वो भी ठीक हो जाएगा। वाह बेटा वाह, तुमने क्या तरकीब निकाली है, हम ऐसा ही करेंगे। क्या मैं भी इसमें शामिल हो सकता हूँ? हम कुल्हड़ खिचड़ी बनाकर बेचेंगे। अरे मुन्ना भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? आप जरूर हमारे साथ हमारी कुल्हड़ खिचड़ी की दुकान पर आ सकते हैं। केतन, मुन्ना और प्रणीत उसी दिन अपनी कुल्हड़ की खिचड़ी की दुकान खोलते हैं। केतन खिचड़ी बनाकर प्रणीत को देता है। प्रणीत उन्हें कुल्हड़ में डालकर लोगों को बेचने लगता है। आओ आओ
आओ कुल्हड़ खिचड़ी खाओ, जिसका भी पेट खराब हुआ है यहाँ आओ और ये खा कर जाओ, पहले दिन मुफ्त इलाज। हाँ बेटा, तुमने पहले दिन मुफ्त करके बहुत अच्छा किया। अगर आज कोई ठीक हो गया तो कल से हमारी खरीदारी भी बढ़ जाएगी। पहले दिन ही कुल्हड़ खिचड़ी बहुत बिकी। उनके यहाँ बहुत सारे लोग आए। जैसे जैसे लोगों को पता चला कि कुल्हड़ खिचड़ी खाने की वजह से उनका पेट साफ हो जाएगा, वो प्रणीत की कुल्हड़ खिचड़ी की दुकान पर जाने लगे। मुझे मेरे पूरे खानदान के लिए कुल्हड़ खिचड़ी देना और इस बार थोड़ा ज्यादा देना। देखते ही देखते प्रणीत, मुन्ना और केतन की कुल्हड़ खिचड़ी की दुकान बेहद चलने लगी। दोनों बाप बेटे और मुन्ना कुल्हड़ खिचड़ी की दुकान बहुत अच्छे से चलाने लगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे भी कुल्हड़ खिचड़ी का हिस्सा बनाया। ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि जब हमारे ऊपर मुसीबत थी तब आप हमारे साथ खड़े थे। ये सब देखकर गोलू और मंगलू सर पीटने लगे। गोलू को चोरी के इल्जाम में पुलिस ने फिर से पकड़ लिया और मंगलू अपनी छोटी सी मिठाई की दुकान फिर से चलाने लगा, जो कि बिल्कुल नहीं चलती थी।